अरे दोस्तों, गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बीचेस, म्यूजिक और मस्ती, है ना। लेकिन गोवा की एक ऐसी मीठी याद भी है जो आज भी हवा में महकती है, और वो है हमारे गोवन का बेकर। एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ ब्रेड नहीं, बचपन की खुशबू लेके आता था, जिसे देख के मुंह में पानी आ जाता था। और मुंह धोना, अरे भूल जाओ, टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता था। चलो आज मिलते हैं उसी गोवन बेकर से, जो अपने बाम्बू के जैंग जैंग की आवाज के साथ आता था और हमारी सुबह को मीठा बना जाया करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बेकर गोवन की स्टोरी, पढ़ते हैं और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। This is a pan portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Pan portrait means a written description. Traditional means पारंपरिक, important means महत्वपूर्ण। यह एक ट्रेडिशनल गोवन गांव के नान बाई का रिटन डिस्क्रिप्शन है जो आज भी हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Elder means older people, यानी कि बुजुर्ग। Reminiscing मतलब remembering past event, पुरानी यादें को ताजा करना। Nostalgically means अतीत को याद करते हुए। लॉफ्स यानी ब्रेड यानी कि पाँव। सो हमारे जो एल्डर्स से बुजुर्ग है वो अक्सर पुराने पुर्तगाली दिनों की यादें ताज़ा करते हैं और पुर्तगालियों और उनके मशहूर फेमस ब्रेड के बारे में बातें करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वो लोग जो ब्रेड खाते थे, वो जो खाने वाले शौकीन थे ब्रेड के खाने वाले, वे शायद अब नहीं रहे, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। वैनिश मतलब होता है डिसअपीयर, यानी गायब हो जाना। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स। मिक्सचर मतलब वो लोग जो इंग्रेडिएंट्स को ब्रेड बनाने के लिए मिक्स करते थे। मोल्डर्स यानी कि वो लोग जो आटे को शेप देते थे। बेक मतलब कि भट्टी में पकाना, यानी कि कुक इन एन ओवन। सो आज भी हमारे बीच आटा गूंदने वाले, उस आटे को शेप देने वाले और ब्रेड को पकाने वाले लोग मौजूद हैं। Those age old time tested furnaces still exist. वो पुराने और समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए भट्टियां आज भी मौजूद हैं। टाइम टेस्टेड का मतलब होता है जो टाइम के साथ साथ हमेशा रिलायबल साबित हुआ हो, मतलब कई सालों के बाद भी वो एकदम बढ़िया काम करती हो। सो एज ओल्ड का मतलब होता है बहुत पुराना। फर्नेस यानी भट्टी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन येट डिस्टिंग्विश्ड। भट्टी की आग अभी तक बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट यानी कि बुझाना। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. थर्ड मीन्स हैवी साउंड यानी कि धम्प धम्प की आवाज। जिंगल मीन्स लाइट रिंगिंग साउंड, झनकार की आवाज। और हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंस करना, यानी कि अनाउंस करते हुए यहाँ पे वो आता है। सो यहाँ पे पोएट कहते हैं, सॉरी यहाँ पे राइटर कहते हैं, सुबह आने की अनाउंसमेंट करने वाले जो उस ट्रेडिशनल बेकर की जो बांस की लकड़ी है, उसकी झंकार से, उसकी धम्म की आवाज से आज भी कुछ जगहों पर सुनाई देती है। यानी कि जब वो सुबह सुबह आता है तो अपनी बाम्बू की लकड़ी लेकर के आता है और उससे आवाज आती है धम्म की और झिंगलिंग की आवाज करते हुए वो आता है, जो कि सुबह सुबह सुनाई देती है आज भी कुछ जगहों पे। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. शायद फादर अब जिंदा नहीं होंगे, लेकिन बेटा अब भी उस ट्रेडिशनल प्रोफेशन को जारी रखता है। कैरीज ऑन का मतलब कंटिन्यू करना, प्रोफेशन मतलब कि पेशा, ऑक्यूपेशन। These bakers are even today known as padir in Goa. इन बेकरों को आज भी गोवा में पडेर कहा जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Companion means friend, साथी। Guide means mentor या मार्गदर्शक। So हमारे गोवा के बचपन में बेकर हमारा फ्रेंड, हमारा कंपेनियन और हमारा गाइड हुआ करता था। He used to come at least twice a day. वो कम से कम एक दिन में 2 बार आया करता था। Once he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket.
पहली बार जब वो अपनी सेलिंग करने के लिए, बेचने के लिए सुबह सुबह निकलता था, और दूसरी बार जब वो अपना बड़ा सा बास्केट खाली करके लौटता था। The jingling thud of his bamboo woke up us from sleep and we ran to meet and greet him. Jingling का मतलब लाइट रिंगिंग साउंड यानी कि झनकार, थर्ड मीन्स हैवी साउंड यानी कि धमकी आवाज, ग्रीट मतलब वेलकम करना किसी को। उसकी बांस की लकड़ी की झनकार और उसकी धमक की आवाज हमें नींद से उठा देती थी और हम उससे मिलने और उसको ग्रीट करने के लिए भाग पड़ते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. Loaf का मतलब एक a large piece of bread. ब्रेड का बड़ा टुकड़ा या फिर पाव। ऐसा क्यों होता था? क्या यह ब्रेड के लिए हमारा प्यार था उस वजह से होता था? Not at all. बिल्कुल भी नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. ब्रेड तो घर की नौकरानी या पास्किन या बास्टिन या खरीदा करती थी। मैड सर्वेंट का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट यानी कि नौकरानी, वो औरत जो नौकर का काम करती हो। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. Longed for का मतलब strongly wanted, मतलब हम बहुत ही ज्यादा उसके लिए तरसते थे, ललचाते थे। ब्रेड बैंगल्स मतलब रिंग के टाइप का जो ब्रेड होता है उसे कहते हैं ब्रेड बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के जैसा। सो हमें मतलब कि काफी ज्यादा लालच होती थी, काफी ज्यादा लालसा होती थी उन बैंगल्स जैसे ब्रेड की, जिन्हें हम बड़े ही ध्यान से, बड़े ही केयरफुली चूज करते थे, पसंद करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक, कभी कभी तो वो खास तरह से बनाई गई एक मीठे ब्रेड भी होते थे, मीठे ब्रेड जैसे भी होते थे। स्पेशल मैक का मतलब खास तरीके से बनाई गई। The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. Staff का मतलब होता है स्टिक यानी कि डंडा यानी छड़ी। म्यूजिकल एंट्री मतलब म्यूजिक के साथ में एंट्री मारना, ठीक है। तो बेकर अपनी खास बाम्बू की जो स्टिक होती थी उसकी जंग जंग आवाज के साथ में म्यूजिक के साथ एंट्री मारता था। One hand supported the basket on his head. एक हाथ वो अपने सिर पर टोकरी संभालता था। एंड अदर बैंग्ड बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से बाम्बू की जो छड़ी थी, बांस की छड़ी थी, उसको जमीन पर मारता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Vertical का मतलब होता है सीधा खड़ा यानी कि upright position। वो घर की लेडी से, घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कह करके ग्रीट करता था, मतलब कि विश करता था, और फिर अपनी टोकरी को सीधा बांस के ऊपर खड़ा कर दिया करता था। वर्टिकल बाम्बू, सीधा बांस पे खड़ा कर दिया करता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. Mild का मतलब होता है सॉफ्ट यानी कि हल्का फुल्का, ज्यादा कड़क आवाज नहीं। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना यानी स्कोल्डिंग। डिलीवर्ड का मतलब होता है देना यानी सौंपना। हमें बच्चों को हल्की फुल्की डांट दे करके साइड में कर दिया जाता था और ब्रेड नौकरानी को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, लेकिन हम बेंच या दीवार पर चढ़ करके किसी तरह से उस टोकरी में झांक लिया करते थे, झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। रिकॉल मतलब कि याद करना, रिमेम्बर। फ्रेग्रेंस मतलब कि प्लेजेंट स्मेल, अच्छी यानी खुशबू। टिपिकल मीन्स मतलब खास, स्पेशल। आज भी मुझे उन ब्रेड की जो खास खुशबू है, टिपिकल फ्रेग्रेंस है, वो मुझे आज भी याद है, मैं आज भी याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स जो होते थे, ठीक है, वो बड़ों के लिए होते थे, ब्रेड बड़ों के लिए होते थे, और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स होते थे। एल्डर्स यानी बड़े बुजुर्ग। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. तब तो हम अपने दांत को ब्रश करने या मुंह को ठीक से धोने की भी केयर नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे। प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से, करेक्टली, कंप्लीटली। एंड व्हाई शुड वी, और आखिर करें भी क्यों परवाह, करते भी क्यों परवाह। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? आखिर आम की पत्तियों को तोड़ करके ब्रश बनाने का झंझट कौन पालता, परेशानी कौन पालता।
प्लग का मतलब होता है तोड़ना, पुलिंग ऑफ, प्लकिंग मतलब तोड़ना। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर इसकी जरूरत भी क्यों थी, जरूरत भी क्या थी इसकी। द टाइगर नेवर ब्रश द टीथ, टाइगर तो कभी अपने दांतों को साफ नहीं करते थे। Hotchi could wash and clean up everything so nicely after all. Clean up का मतलब होता है साफ करना, remove dirt। आखिरकार गर्म चाय तो सब कुछ साफ कर ही देती है, तो अगर हम चाय पी लेंगे तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा, जरूरत क्या है फिर हमको टूथब्रश करने की। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread। Marriage gift मतलब शादी में जो तोहफे मिलते हैं उसे, meaningless का मतलब बेकार, feast यानी a big celebration of meal, एक बड़ी सी दावत खाने पीने की। charm means attraction यानी कि आकर्षण, यानी कि मजा, ब्यूटी, खूबसूरती। सो शादी के तोहफे में, मैरिज के गिफ्ट्स में उस मीठे ब्रेड तो बोल के बिना अधूरे ही होते थे। जैसे कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, बिना ब्रेड के अपना मजा खो देती है। इस तरह से जो मैरिज गिफ्ट्स भी होते थे ना, वो बोल के बिना अधूरे ही होते थे, बोल के बिना बेकारी होते थे। यानी बोल होना जरूरी था मैरिज गिफ्ट के अंदर, वरना तो मीनिंगलेस था सारे तोहफे। Not even can be said to show how important a baker can be for a village। यह बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे कि गांव के लिए बेकर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बेकर कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट था, जरूरी था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। Occasion मतलब कोई खास मौका, स्पेशल इवेंट। एंगेजमेंट मतलब सगाई। सो जब घर में बेटी की सगाई होती थी तो घर की जो लेडी होती थी, घर की जो मुखिया औरत होती थी, मालकिन होती थी, उसे सैंडविच तैयार करना जरूरी होता था। उसके लिए सैंडविच तैयार करना काफी इंपॉर्टेंट होता था ऐसे मौकों पे जब बेटी की सगाई होती थी। तो केक्स एंड बॉलिंग हार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और अदर फेस्टिवल पे, दूसरे फेस्टिवल पे केक और बॉलिंग हार्स बनाना बहुत जरूरी होता था। मस्ट मतलब बहुत जरूरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, कंपलसरी। बोलिन हास एक टाइप की बिस्किट होती है, कोकोनट से बनी हुई मीठी। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। So, इस तरह से विलेज के अंदर बेकर की फर्नेस का होना, बेकर की भट्टी का होना बहुत ही ज्यादा इसेंशियल था, यानी कि जरूरी था। इसेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस यानी मौजूदगी यानी एक्सिस्टेंस। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। Peculiar means strange या फिर unique, खास तरह का, अजीबोगरीब। कबई मतलब होता है घुटनों तक जो पहने जाने वाला लंबा कुर्ता होता है, वो स्पेशल टाइप का कुर्ता है, उसे कबई कहते हैं। तो उन दिनों का जो बेकर या ब्रेड बेचने वाला होता था वो एक खास तरह का कपड़ा पहनता था जिसे कबई कहा जाता था। It was a single piece long frock reaching down to the knees। सिंगल पीस का मतलब एक ही कपड़े का था, एक ही कपड़े का पूरा टुकड़ा होता था, ठीक है। फ्रॉक का मतलब लंबा ढीला सा कुर्ता टाइप का होता है, फ्रॉक आपको पता होगा। सो यह एक ही टुकड़े का लंबा कुर्ता होता था जो घुटनों तक आ जाया करता था, घुटनों तक वो आता था, नीज तक। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। Trousers मतलब पैंट्स होता है, हाफ पैंट का मतलब जो आधा चड्डे वाला पैंट होता है जो आप पहनते हैं नॉर्मली, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं प्राइमरी में या फिर प्री प्राइमरी में, वो बच्चे पहनते हैं। सो हमारे चाइल्डहुड में, हमारे बचपन में हमने बेकर को शर्ट और पैंट पहने हुए देखा था, मतलब वो पहनता था, जो पूरी उसकी जो लेंथ होती थी वो पैंट से छोटी होती थी, ठीक है, और हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। यानी कि वो ऐसा पैंट था जो रियल में पैंट से छोटा था लेकिन हाफ पैंट से बड़ा था। तो ऐसा वो लोग शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे हमारे चाइल्डहुड के टाइम पे। किसके चाइल्डहुड? राइटर के चाइल्डहुड के टाइम पे। इवन टुडे, यहां तक कि आज भी, एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padir। invites the comment का मतलब होता है कि लोगों को दावत देना कि वो कुछ कमेंट करें, ठीक है। इनवाइट करना, कुछ ऐसा करना कि लोग उस पर कमेंट करें, ठीक है। पडर का मतलब यहाँ पे वही गोवा का जो बेकर है उसको कहा गया है। सो आज भी अगर कोई, यहाँ तक कि आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहन ले जो घुटनों से थोड़ा नीचे तक चला जाता है, तो लोग मजाक में
कह पड़ते हैं कि इसने कपड़ा पढ़ेर की तरह पहना हुआ है, मतलब कि वो पढ़ेर जैसा कपड़ा पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर यूजुअली आमतौर पे महीने के एंड में, मंथ के एंड में अपना हिसाब किताब वसूल करता था, यानी अपना जो पुराना बकाया रकम होती थी, बाकी रकम जो उधार होता था, जो लोग लेते थे बिना पैसा दिए, उनसे कलेक्शन करता था, उनका हिसाब किताब पूरा चुकता करता था, यानी कि सबसे पैसे कलेक्ट करता था मंथ के एंड में और अपना बिल ओके करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। सो महीने का जो हिसाब किताब होता था वो पेंसिल से किसी दीवार के ऊपर लिखा जाता था। रिकॉर्ड का मतलब होता है राइट डाउन करना, अकाउंट का मतलब होता है मनी का, पैसे का हिसाब किताब। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। सो पुराने टाइम पे, पुराने जमाने में, उस वक्त में बेकिंग यानी कि जो बेकरी का जो प्रोफेशन था, ये सचमुच में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, एक बहुत ही पैसे वाला, बहुत ही लाभदायक पेशा था, ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं रहते थे, इतना बढ़िया बिजनेस था उस वक्त में। स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। बेकर यानी कि वो, यानी उसका बेकर, वो बेकर और उसका परिवार और बेकर के नौकर हमेशा खुशहाल और एकदम प्रॉस्परस रहते थे, यानी कि एकदम पैसे से मतलब माला माल रहते थे, संपन्न रहते थे हिंदी में बोले तो। देयर प्लम्स फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। अब उनका जो प्लम का मतलब होता है हट्टा खट्टा, मोटा ताजा, तंदुरुस्त और गूदेदार। जैसे कि अगर कोई बंदा है, उसका फेस, चेहरे पे एकदम गोल गोल है, चेहरा गोल गोल है और भरा भरा चेहरा है, तो उसे आप बोलेंगे प्लम्पी फेस, ठीक है। तो वो जो मोटा ताजा उनका शरीर था, उनका जो बॉडी था, फिजिक मतलब होता है बॉडी, ठीक है, तो फिजिक था, वो इस बात की खुली खुली गवाही देता था। एन ओपन टेस्टिमनी का मतलब होता है खुला सबूत, तो उनका मोटा ताजा शरीर इसका खुला सबूत था, क्योंकि वो लोग बहुत ही संपन्न होते थे, पैसे वाले होते थे, काफी उनका अच्छा बिजनेस चलता था उस टाइम पे इसके लिए। इवन टुडे any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। यहाँ तक कि आज भी अगर किसी का बॉडी कटहल जैसा, जैकफ्रूट का मतलब होता है कटहल जैसा, ठीक है ना, गोल मटोल हो, तो लोग उसे आज भी कंपेयर कर देते हैं बेकर के साथ में। तो दोस्तों स्टोरी हमने देखा कि गोवा का ये बेकर सिर्फ रोटी नहीं बल्कि बचपन की मिठास भी बनाता था। उसकी जैंग जैंग की आवाज, उसकी खुशबू और उसकी मुस्कान आज भी दिल में ताजा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो काम हम प्यार, ईमानदारी और मोहब्बत से करते हैं वो समय के बदलने पर भी लोगों के दिल में अपनी जगह बनाए रखता है। चाहे जमाना बदल जाए लेकिन सच्चे दिल से दिया हुआ स्वाद कभी पुराना नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, अगर आपको लगता है कि चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आया है, समझाया गया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।